अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं कुछ दिनों से, पिछले कुछ लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है, वो कौन सा है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आज हमने देखना है कि ये क्या होता है, इसको कैसे हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको हम कैसे इजीली पेपर में लिख सकते हैं, इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अगर ये हो तो इसके क्या नुकसानात हैं, और लास्ट में इसको कैलकुलेट या मेजर कैसे किया जाता है। तो ये हमारा आज का बेसिक छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इसलिए हम इसको आज देखते हैं डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्डिंग पे फोकस करिए। इसका जो टाइटल है वो क्या है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब ये किस्म का एक पोटेंशियल है जो किसी भी लिक्विड में जनरेट हो जाता है। अब इसकी क्या डेफिनेशन की गई है? मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, जिनका अगर आप देखें तो जिनका एक थीम बेसिक है वो क्या है? वो एक थीम जो है वो एक बेसिक डेफिनेशन है, उसको हम इस तरह कह सकते हैं, ए बाउंड्री बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, ए बाउंड्री बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। अब यहाँ पे कंपोजिशन का लफ्ज़ जो आया है ना, कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम सेम इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं कंसनट्रेशन डिफरेंट करके, या हम सेम कंसनट्रेशन लेकर इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कर सकते हैं। मतलब उनको हमने कोई छेड़छाड़ी करनी है, एक जैसे बिल्कुल नहीं लेने। लफ्ज़ यहाँ पे टू आया है, हम टू इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। ए बाउंड्री बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन अक्रॉस विच अराइजेज ए पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये एक छोटी सी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अगर इसमें हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आई, तो एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, डायग्राम्स के साथ हमें सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जिसने लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है कि दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। हम ऐसा ही करते हैं, हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहले आपने केस नंबर 1 देख, केस नंबर 1 पे फोकस कीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हैं, उस कंटेनर के अंदर मैंने दो सॉल्यूशंस लिए हैं। अब वो जो दो सॉल्यूशंस हैं, जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो सेम, देखें दोनों HCl दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी रखना है, डिफरेंट कंपोजिशन की बात करनी है। डिफरेंस मैंने क्या रखा? मैंने उनकी कंसनट्रेशन अलग अलग ले ली, और उनको सेपरेट करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए मैंने एक पोरस वाल, एक पोरस मेम्ब्रेन ले ली है। वो पोरस मेम्ब्रेन जो है वो उनको सेपरेट आउट कर रही है। अब वो जो पोरस मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, आयंस उसके अंदर से मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरी तरफ। अब ये केस ज़रा देखिएगा, एक मेरे पास ये साइड है सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की, एक मेरे पास ये साइड है सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट की। दोनों सॉल्यूशन सेम हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स सेम है, लेकिन एक ही कंसनट्रेशन मैंने अल्फ़ा ले ली है, दूसरी कंसनट्रेशन मैंने बीटा ले ली है। मतलब दोनों की कंसनट्रेशन में फ़र्क है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास ये वाली कंसनट्रेशन है, जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट हाफ सेल है, उसकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेशन बीटा। राइट वाला जो सेल, हाफ सेल है, उसकी कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एसिड लिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है और यहाँ पे डिल्यूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, और ऊपर से जो बीच में हमने एक वाल लगाई हुई है वो भी परमिएबल है, वो भी सेपरेट आउट करती है। तो इससे ये होगा कि हम पढ़ा है, हमने डिफ्यूजन पढ़ी है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, आयंस चार्जेस मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो जो हमारे पास आयंस हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये हो गई डिफ्यूजन। अब जो उनकी डिफ्यूजन रेट है कि आयंस किस स्पीड से जाएंगे, वो डिपेंड करता है उनकी मोबिलिटी पे। अब देखें यहाँ पे दो चार्जेस हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों उधर को जाएंगे क्योंकि इस साइड पे इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अब ये किस रेट से उधर जाएंगे? अब ये H जो है, H पॉजिटिव और दूसरा आयन Cl नेगेटिव है, इन दोनों में से स्पीड किसकी है, किसकी ज़्यादा वेलोसिटी? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्पीडली जाएगा। तो ये जो चीज़ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डिफ्यूजन पे, डिफ्यूजन रेट पे, और डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है उनकी मोबिलिटी पे, और मोबिलिटी जो है वो रिलेट करती है उनके ट्रांसपोर्ट नंबर से। एक टर्म है ट्रांसपोर्ट नंबर, इसको ट्रांसफरेंस नंबर भी कहा जाता है। इसको टी के साथ, स्मॉल टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस आयन का, जिस चार्ज का टी, स्मॉल टी या ट्रांसफरेंस नंबर, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, वो ज़्यादा है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा।
तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो HCl के अंदर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो 83% है, या आप कह सकते हैं 0.83 है, और क्लोराइड आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो 0.17 है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन का ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा स्पीड से उस साइड पे जाएंगे। अब होगा कुछ यूँ कि ये वाले जो हाइड्रोजन है वो तो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन लॉ, ये हाइड्रोजन जो है ज़्यादा स्पीड से इधर को जाएंगे, और सारे का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से पहले ही साइड पर चला जाएगा। तो इस साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली इस साइड पे भी क्लोराइड आयन उधर नहीं आए, क्लोराइड आयन की स्पीड कम है, उनसे पहले पॉजिटिव आयन चले गए उधर, तो इस साइड पे उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इससे हमारे पास डबल लेयर बन जाएगी चार्जेस की, और ये जो डबल लेयर प्रोड्यूस हुई है यही एक्चुअली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। क्या है ये? यही एक्चुअली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे मैंने एक इजी सी डायग्राम इसकी बनाई है, इसको समझ के हम चलते हैं। ये तो पहला केस था, पहला केस आपको समझ आ गई होगी हमने क्या किया था। पहले केस में सोल्यूशन सेम है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सोल्यूशन सेम है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो क्या होगा, आयन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अब आयन्स भी दो उधर आ गए, तो जो आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्पीडीली दूसरी साइड पे जाएगा और उधर जाके वो मेजॉरिटी में हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का क्योंकि ज़्यादा HCl में ट्रांसपोर्ट नंबर कितना है 0.83 है, तो वो दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, लेयर बना देगा एक, और उसके कंपैरेटिवली इस साइड पे जो हमारे लेफ्ट साइड है उस साइड पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी यहाँ पर दो लेयर्स बन जाएंगी, और इस चीज़ को, इस लेयर अप होने वाले प्रोसेस को एक पोटेंशियल जनरेट कर देंगे, और इस पोटेंशियल को हम कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर थोड़ा सा आगे जाके देखा जाए दूसरा केस, अब कहते हैं भाईजान हम आपने कहा कि हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन हमने सेम लेनी है, कंसंट्रेशन सेम लेनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट ही अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया है HCl, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन सेम ले ली, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बदल दी, एक KCl ले लिया और दूसरा HCl ले लिया। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी वही प्रोसेस है, कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन होगा कुछ यूँ कि अब हमारे पास जो क्योंकि नेगेटिव आयन तो दोनों में सेम है, नेगेटिव आयन जब दोनों में सेम है तो नेगेटिव आयन तो मूव ही नहीं करेगा। पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव H पॉजिटिव है, दूसरा K पॉजिटिव है। अब इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर फोकस किया जाएगा। जब इन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर फोकस किया जाएगा तो हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो पोटाशियम से ज़्यादा है। मैं डबल लाइन इसलिए बना रहा हूँ ताकि बड़ा लगे, और पोटाशियम के लिए मैं छोटा बनाऊँगा। तो होगा कुछ यूँ कि यहाँ से H पॉजिटिव बड़ी ही स्पीड से इस साइड पे आ जाएगा। जो बड़ी ही स्पीड से इस साइड पे आ जाएगा तो उतनी स्पीड में ये पोटाशियम उधर नहीं गया होगा, तो ये वाला जो राइट हाफ सेल है इसमें हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा इसके कंपैरेटिवली दूसरी साइड पे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज कमोडेट हो जाएगा, और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये भी जो पोटेंशियल है इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बहुत ईजी बात है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर केस नंबर 3 देखा जाए तो केस नंबर 3 में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन इक्वली है, अब सोल्यूशन हमने डिफरेंट ले लिए हैं। इसमें 3 तरह के आयंस थे, लेकिन इसमें चारों के चारों जो आयंस हैं वो डिफरेंट है। फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेशन इसमें सेम है जैसे इसमें सेम थी, लेकिन इसमें जो नेगेटिव आयन था वो सेम था। इसमें नेगेटिव आयन भी सेम नहीं है, एक तरफ Cl नेगेटिव है, दूसरी तरफ नाइट्रेट आयन है। सही हो गया। और ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास H पॉजिटिव है और दूसरी तरफ K पॉजिटिव है, चारों के चारों आयन जो हैं वो डिफरेंट है। तो होगा कुछ यूँ, अगर ट्रांसपोर्ट नंबर की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट नंबर आपको बता दूँ, या ट्रांसफर्स नंबर जो है वो हर चार्ज का यूनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे, सिस्टम पे। तो हमारे यहाँ Cl नेगेटिव का और ये नाइट्रेट जो आयन है इनका ट्रांसपोर्ट नंबर तकरीबन बराबर ही है, तो इनका रेट ये मूव नहीं करेंगे इधर उधर। और दोबारा वही सीन आ गया, एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है आयन, हाइड्रोजन आयन, दूसरी तरफ हमारे पास पोटाशियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन का जो रेट है, जो मोबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो पोटाशियम से ज़्यादा है। जब उसका ट्रांसपोर्ट नंबर पोटाशियम से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इस साइड से उस साइड को जाना शुरू हो जाएगा, इससे पहले कि वहाँ से पोटाशियम इस साइड को आए। तो एक वक्त में अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम ले लेते हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर
हमारी जो ये वाली साइड है, इस साइड पे अगर देखा जाए तो इस साइड पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज कमोडेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके अपोजिट साइड पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास दोबारा एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल जनरेट होता है ये आयंस के फ़्लो को काफ़ी हद तक स्टॉप कर देता है। जब आयंस का फ्लो नहीं होगा तो हम करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये जो है ये हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेनिफिशियल नहीं है। अब इस पोटेंशियल का काम, इसको हमने डिक्रीज़ करना है ताकि हमारे आयन की मोबिलिटी ज़्यादा बढ़े। जब आयन की मोबिलिटी बढ़ेगी, भाई सिंपल सी मिसाल देता हूँ मैं कि ये कैसे, आप एक जगह पे जा रहे हैं, सिंपली एक नल लगा हुआ है और वहाँ से आप 10-20 लोग हैं, उनको प्यास लगी हुई है और नल पे एक वक्त में सिर्फ 3 आदमी खड़े होकर नल पानी पी सकते हैं नल से। तो आप क्या करते हैं, एक बंदा जाता है वो पानी पीता है, वो पीने के बाद वहीं रुक जाता है, दूसरा जाता है वो भी पानी पीने के बाद वहाँ पे रुक जाता है, तीसरा जाता है वो भी पानी पीने के बाद वहाँ पे रुक जाता है। अब वहाँ पे क्या हो गया, कमोडेट हो गए चार्जेस, वहाँ पे लोग पीने वाले कमोडेट हो गए, आप फर्दर स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वहाँ नहीं जाएंगे, उन्हें पता है कि वहाँ भी जगह ही नहीं है। तो चार्जेस जब कमोडेट हो जाते हैं तो बाकी जो आयंस हैं उनकी जो मोबिलिटी है, उनका जो ट्रांसफरेंस है वो एक लम्हे के लिए स्लो डाउन हो जाता है या किसी हद तक रुक जाता है, जिसकी वजह से हम जो काम कर रहे हैं, जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं होता। तो ये एक किस्म की हमारे लिए इल्यूजन है, एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है? अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि हमने साल्ट ब्रिज यूज़ किया था, एलिमिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी मिनिमाइज यूजिंग साल्ट ब्रिज। ये मैंने जब आपको लेक्चर दिया था, तो मेरा लेक्चर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने साल्ट ब्रिज के फंक्शंस पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने इसका एक फंक्शन ये भी बताया था कि इट कैन मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या करता है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर देता है। जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे मिनिमाइज करेगा, आपको बताया था, इसके अंदर भी आयंस होते हैं, तो जिस साइड पे आयंस की कमोडिटी ज़्यादा है उस साइड से वो आयंस को ट्रांसफ़र करता है दूसरी साइड पे, और जिस साइड पे उसकी कमी है वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस साइड पे। या फिर क्या करता है वो, उसके अंदर वो जो साल्ट होता है ना, वो जो हमारे पास साल्ट ब्रिज है उसके अंदर भी एक साल्ट होता है, वो भी आयंस में, और वो इनट साल्ट होता है, तो वो अपना कंपैरेटिवली अपने आयंस को साइड पे भेज देता है जिस साइड पे उस तरह के चार्जेस की कमी हो जाती है। तो इस तरह हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अभी एक छोटा सा आर्टिकल था लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में, इसको मैं ज़रा ब्रीफ कर दूं दोबारा कि आपने इसको लिखना कैसे है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की सिंपल आपने डेफिनेशन बतानी है, एक या दो तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है कि जब हम दो मुख्तलिफ कंपोजिशन के सोल्यूशन लेते हैं और उनको आपस में हम इमर्ज कर देते हैं और उनकी सेपरेशन के लिए एक परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है वो लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है, जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है आयंस की, वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं और इस तरह एक पोटेंशियल, एक चार्जेस की कमोडेशन हो जाती है। उस चार्जेस की कमोडेशन की वजह से हमारे पास एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, उस पोटेंशियल को लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और इसकी सिंपल इलस्ट्रेशन आपने ये दे देनी है। अब ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये फर्दर चार्जेस के ट्रांसफरेंस को, ट्रांसपोर्ट को, मूवमेंट को, मोबिलिटी को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके फंक्शन में खराबी आ जाती है। उसके बाद आपने इसके केसेस अगर एक्सप्लेन, केसेस सिर्फ मैंने इलस्ट्रेशन के लिए बताया, आप केसेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन के बाद आप इनके रेट्स बता सकते हैं। उसके बाद आपने इसका एलिमिनेशन प्रोसेस बताना है जो मैंने बता दिया। लास्ट पे आता है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दूं सिंपल कि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ये डायरेक्टली मेजर नहीं होता, इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करके कैसे किया जाता है, सिंपल से मैंने लिखा हुआ है। आपने ईएमएफ पढ़ा हुआ है कि सेल का ईएमएफ कैसे हम करते हैं, तो हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा हुआ था कि हम रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं एक हाफ सेल का, उसमें से दूसरे हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देते हैं। सही है, एक साइड पे हम कौन सा लेते हैं, राइट, उसमें से लेफ्ट वाले को माइनस कर देते हैं और हमारे पास ईएमएफ आ जाता है सेल का। और अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या करना, दो जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं यहाँ पे हमने लिए हुए, ये और एक ये, इन दोनों के हमने ईएमएफ फाइंड कर लेने। अब इन दोनों के जो ईएमएफ हैं वो दो तरह से फाइंड हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा है EWT, ईएमएफ विद, यहाँ पे T जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर को शो कर रहा है, आयोनिक ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नंबर को। ये लाइन हम यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने में ईज मिल जाएगी। कांट बी मेजर डायरेक्टली मेजर नहीं होता, बता चुका हूँ। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू EMFs ऑफ टू कंसंट्रेशन सेल्स विद और विदाउट आयनिक ट्रांसपोर्ट। मतलब आपने क्या करना है, आपने एक सेल को विद ट्रांसपोर्ट उसका EMF फाइंड कर लेना है और एक सेल का आपने विदाउट ट्रांसफ़र आपने उसका EMF सेल का फाइंड कर लेना। जब आपने ये फाइंड कर लेना है तो उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेना है। जब उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास ईजीली वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें EMF लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल
और ये हमारे पास EMF विद ट्रांसपोर्ट, आयनिक ट्रांसपोर्ट, माइनस EMF विदाउट ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, 9th 10th में भी पढ़ी है। उसके बाद F जो है ये फैराडे कांस्टेंट है। उसके बाद जो T है ये टेम्परेचर है। A2 और A1 जो है ये एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, जो आयंस की कंसनट्रेशन है उनकी एक्टिविटीज़ है, उनके रेट्स हैं। और TM जो है ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर है नेगेटिव आयन का, या किसी भी क्लोराइड आयन, हम क्योंकि क्लोराइड आयन की बात कर रहे थे क्लोराइड आयन की बात कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन मोस्टली यूज़ की जाती है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड जंक्शनल पोटेंशियल। आई होप आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, लिखने की अंडरस्टैंडिंग होगी काफ़ी हद तक। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मज़ीद है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेक्चर देने का मकसद होता है ना, वो होता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाना कि भाई ये चीज़ है, ये जब उसको कंसेप्ट हो जाता है, ये एक किस्म का इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है स्टूडेंट के माइंड में। तो जब स्टूडेंट के माइंड में जो इंटरेस्ट है उस चीज़ का वो आ जाता है कि यार ये मज़े की चीज़ है, पढ़ लेते हैं, तो भाईजान वो स्टडी करता है। अब जैसा है कि मैंने यहाँ पे बीच बीच में टर्म्स बोलनी है, मेन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आता है वो यही आता है कि टॉपिक का टाइटल तो पता होता है, वो पहले घबरा जाते हैं, भाई इसको करना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, इसका मेन पर्पज़ क्या होगा, इसको हम कैसे किस पॉइंट से लेके चलें, कहाँ पे जाके स्टॉप करें। तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए हम गाइडेंस देते हैं। तो आगे डिटेल में जाना हो, रिसर्च करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके बारे में। फर्दर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या नहीं समझ आ रहा हो कोई भी पॉइंट, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन ये सिंपल सा एक आर्टिकल है, इसकी आमतौर पर डेफिनेशन और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ही दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।